हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। और आज फिर जो टॉपिक हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करने का टाइम चल रहा है। हमने लास्ट वीडियो में किया था केटरिंग क्या होता है, केटरिंग में हम किस किस तरह से करते हैं, कहाँ कहाँ पर केटरिंग होती है। और आज जो हम करेंगे वो है केटरिंग का पूरा मैनेजमेंट कैसा होता है, उसकी व्यवस्था कैसे होती है, किस तरह से हम केटरिंग करते हैं और उसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो है भोजन सेवा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने की संभावना और जीविकाओं के अवसर, और भोजन सेवा पेशेवर बनने के लिए अपेक्षित ज्ञान और कौशल। तो हमें क्या क्या गुण हम में होने चाहिए और हम किस किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट एंड फूड सर्विस या भोजन सेवा में प्रबंधन, प्रबंधन या मैनेजमेंट या व्यवस्था, इसका मतलब क्या है। व्यवस्था का मतलब है पारस्परिक क्रिया करने वाले विविध तत्वों द्वारा संसाधन का प्रयोग कर लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में हमें क्या करना होता है, हमें विविध तत्वों द्वारा संसाधनों का प्रयोग करना होता है। संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं हम, किस लिए कर रहे हैं, हमें क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करने हैं। और ये पूरी प्रक्रिया है और इसमें सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसलिए पारस्परिक। इसमें हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और इसके लिए हमें निर्णय लेना होता है। निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अगर निर्णय नहीं होगा तो कोई प्रबंधन ही नहीं होगा। और इसमें हम मानवीय और गैर मानवीय दोनों संसाधनों का उपयोग करते हैं। अब एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देने के लिए आपको अच्छे नंबर चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है, उसमें हमारा लक्ष्य है कि हमें बहुत अच्छे नंबर चाहिए। उसको पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन क्या है, हमारे पास अपनी किताबें हैं, हमारे पास नोट्स हैं, वीडियोस आपके पास हैं, आपकी टीचर्स हैं, ये सब हमारे संसाधन हैं। तो हम इन सब संसाधनों का प्रयोग क्यों करेंगे, ताकि हम अच्छे से अच्छे नंबर लाकर अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। तो हम इसमें मानवीय और गैर मानवीय दोनों साधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब ये हमारा प्रोसेस है, इसको हम इस चार्ट से देख लेते हैं कि प्रबंधन में क्या है। डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना, किस चीज़ का डिसीजन लेना, रिसोर्सेज का। तो हमने प्रबंधन किया किस चीज़ का, इसका निर्णय लेंगे। और हम अपने रिसोर्सेज को मतलब संसाधनों का उपयोग करेंगे ताकि हमारा उद्देश्य हमें मिल सके। और उसमें हम धन का भी इस्तेमाल करते हैं। ये 6 M's कहते हैं हम इन्हें। ये जो हमारे संसाधन है ना, इन्हें हम 6 M's कहते हैं। इसमें धन आ जाता है, सामग्री आ जाती है। सामग्री क्या है, जो आप अभी पढ़ रहे हो, हम इस क्लास को ले रहे हैं, ये भी एक सामग्री है। इस सामग्री के लिए धन खर्च किया होगा, इंटरनेट कनेक्शन लिया होगा। इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी है। हम इसे पढ़ा रहे हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स है, आप इसे पढ़ रहे हो, आप भी ह्यूमन रिसोर्स हो। मशीन तो हाथ में ही है, मशीन का इस उपयोग हम कर रहे हैं। टाइम, पढ़ने के लिए भी हम टाइम लगा रहे हैं, किस समय पर हम पढ़ेंगे, किस समय हम कौन सा काम करेंगे, और मार्केट में उसका क्या नतीजा होगा, फाइनली वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या नहीं। ये सब किस पे डिपेंड करता है, हमारी जो पूरी मैनेजमेंट की प्रोसेस है। ठीक है। अब हम इस प्रोसेस को ही पढ़ लेते हैं कि प्रबंधन में कई कार्य सम्मिलित हैं। तो ये जो है कई सारी जो हमारी अलग अलग स्टेप्स हैं, उन सबको जोड़कर मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, जब ये सारी जुड़ जाती है तो ये मैनेजमेंट बन जाता है। कैसे, अब मान लीजिए ये पूरा जो ट्रायंगल है ये हमारा मैनेजमेंट है। ठीक है। अब हम किसी भी एक्टिविटी को कर रहे हैं, ये उसका मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लानिंग से। कोई भी चीज़ शुरू कैसे होती है, प्लानिंग से। प्लानिंग में कोई काम होता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन दिमाग के अंदर प्लानिंग चल रही होगी। आपने जब वीडियो देखना शुरू किया होगा तो आपने भी उससे पहले ये ज़रूर सोचा होगा क्या करें, किस टॉपिक को पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। फिर उसको ऑर्गेनाइज करना या उसको आयोजन करना, फिर उसे प्रतिनिधित्व करवाना, उसे किसी को सौंपना जो उस काम को कर पाएगा। फिर निर्देशन देना या लोगों को मोटिवेट करना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। डायरेक्शन, लोगों को ऑर्डर देना, उन्हें आगे के लिए ज्ञापन देना या उन्हें बताना कि उन्हें आगे क्या करना है। और फिर प्रतिवेदन, जो जो नतीजे आ रहे हैं उनको बताना। बजट बनाना कि हमारा जो भी बिजनेस है, जो भी काम है, उससे फ़ायदा हो और हमारे लक्ष्य पूरे हों। और एंड में है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसका, ये जितने भी हमारे स्टेप्स हैं इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, ताकि जब इनमें कोऑर्डिनेशन होगा तभी हमारा ये पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस सफल हो पाएगा। ठीक है। वरना हो सकता है किसी भी स्टेज पर हमारा मैनेजमेंट फेल हो और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए। तो हम सबसे पहले से शुरू करते हैं जो है प्लानिंग। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। और इसमें अब हमें क्या करना है, ये आप देखिए क्या है हमारा स्टेप। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, उसे कौन करेगा, कैसे करेगा। ये जो हमारे सारे क्वेश्चन है, इस स्टेज में हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। ये सारा कहाँ चल रहा है, हमारे दिमाग में। तो ये जब सारी चीज़ें होंगी
तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इस पूरी प्लानिंग में ये एक मूलभूत और निर्णायक कार्य है। और जितने आगे के कार्य हैं वो सब इसी पे निर्भर करते हैं। अगर प्लानिंग अच्छी है तभी आगे काम होगा, और अगर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो आगे भी नहीं होगा। तो इस योजना बनाने से पहले हमें सोचना पड़ता है। अपने जो उद्देश्य और नीतियां हैं वो हमारे दिमाग में जब स्पष्ट होंगी हम तभी कर पाएंगे। मान लीजिए मुझे पता है कि मुझे 100 लोगों का खाना बनाना है, तो मैं उसी हिसाब से सोचूंगी कि 100 लोगों का खाना कैसे बनाना है कि मेरे लक्ष्य मतलब 100 लोगों का अच्छे से खाना बन सके और उन सबको अच्छे से खाना मिल सके। ठीक है, अब हम देखते हैं। ये देखो, ये बच्चा जो अभी तक सिर्फ सोच ही रहा है ना, क्या ये कुछ कर रहा है? नहीं। लेकिन जब ये सोच लेगा तभी आगे बढ़ पाएगा। अब इस पूरी डायग्राम को हम देखते हैं, इससे हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्लानिंग की पूरी प्रोसेस क्या है। सबसे पहला काम क्या है? सोचना। सोचना, क्या सोचना? कि हमें क्या करना है। तो ये हो गया क्या, यहाँ पे आ गया क्या। उद्देश्यों के अनुसार कार्य योजना की रचना करना, मतलब कैसे पूरी हम प्लानिंग करेंगे ना, कैसे की। स्टाफ सदस्यों को कार्य सौंपना, यहाँ पे क्या है? कौन करेगा, कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा। जब कौन डिसाइड हो जाएगा, जो व्यक्ति जिस काम में अच्छा है हम उसे वही काम सौंपेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा खाना बहुत अच्छा बनाता है और कोई जो है डेकोरेशन बहुत अच्छी करता है, तो जो खाना बनाता है उसको हम अलग काम देंगे और डेकोरेशन वाले को डेकोरेशन का देंगे। तो सही व्यक्ति को सही काम सौंपना। और गतिविधियों की प्रतिदिन योजना बनाना, मतलब कब कब कौन सा काम होगा। और नींव है जिसके आधार पर काम को प्रभावशाली तरीके से संपादित किया जाता है। कहाँ पर करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जब हमारे आंसर हम दिमाग में सोच लेंगे तो हम अगले स्टेप पे पढ़ेंगे, जो कि है आयोजन। तो हमने जो जो भी सोचा है अब हमें उसके लिए आयोजन करना पड़ेगा। आयोजन किन चीज़ों का करना होगा? सबसे पहले हमें अपने कार्यों की पहचान करेंगे कि हमारे को क्या क्या काम करने हैं। इन काम को करने के लिए हमारे पास व्यवस्था और संरचना का कार्य कैसे होगा, उनको कैसे पूरा करेंगे। फिर उन कामों को पहचान कर हम अलग अलग पद स्थितियों में विभाजित कर देंगे, अलग अलग लेवल के लोगों को दे देंगे। और उसके बाद एक औपचारिक लाइन बना देंगे। औपचारिक लाइन मतलब तुम सबसे ऊपर देखोगे, ये सब तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये हो जाती है औपचारिक लाइन। और ये कब होगा? हमारे पास, इसका मतलब बेसिकली क्या है, हमारे पास जो साधन मौजूद हैं उन साधनों का अ, उपयोग करेंगे। उनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि साधन है कौन कौन से। सबसे पहले यही पता करना पड़ेगा हमें। तो अब इस डायग्राम में अगर आप देखो तो इसमें एक व्यक्ति है, उसके नीचे हमने 3 दिए हैं और हर हर एक व्यक्ति को हमने 3 और लोग दिए। अब मान लीजिए कि ये जो व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति के पास खाना बनाने का ऑर्डर है। अब ये जो है खाना बनाता बहुत अच्छा है, ये जो है सर्विंग बहुत बढ़िया करता है, और ये जो है सामान भी अच्छा खरीदता है और लोगों को सर्व बहुत अच्छे से करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ये 3 लोग दे दिए जो इसके साथ खाना बनवाएंगे, इसको ये 3 लोग दे दिए जो इसकी मदद करेंगे और सर्विंग में और डेकोरेशन में ये मदद कर देंगे। और इसे हम कहते हैं टीम वर्क। अगर टीम अच्छी बनेगी तो हमारे काम में हमें सफलता मिलेगी। और हम ये डिवीजन करेंगे किस बेसिस पर? अभी मैंने बताया जो जना जो कार्य अच्छा करता है, तो हर व्यक्ति की कौशल और योग्यता के हिसाब से हम एक ग्रुप बना देंगे और वो ग्रुप अपना काम करेगा। और संसाधन और जनशक्ति जो हमारे पास है उसका निपुणता से प्रयोग, जितने अच्छे हम ये ग्रुप बनाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे अपने रिसोर्सेज साधन, उतना अच्छा होगा। आयोजन प्रबंधन के अन्य बहुत से कार्यों में परस्पर संबंध स्थापित करेंगे। वही मैंने बताया कि हमारे पास क्या क्या संसाधन है, उन सब में सबसे अच्छा किस तरह से हम उन्हें यूज कर सकते हैं, ये देखना है। अब हम आते हैं स्टाफ रखना। अब हम काम की बात तो कर रहे हैं, हमने ये भी बात करी कि हम उसे डिवाइड कर देंगे, लेकिन हम डिवाइड करेंगे किसे? जब हमारे पास कोई व्यक्ति होगा हम उसी को तो डिवाइड करेंगे। तो ये है स्टाफ रखना। स्टाफिंग जो है कौशल और ज्ञान के मूल्यांकन करके कर्मचारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया है। तो हम इसमें क्या करें, कर्मचारियों को भर्ती कर रहे हैं किस बेसिस पर? उनके कौशल और ज्ञान पर, और उसके आधार पर हम उन्हें नौकरी दे देते हैं। नौकरी देने का मतलब हमने उन्हें अपना स्टाफ मान लिया। अब हम अगर हम इसका पूरा प्रोसेस देखें तो इसका प्रोसेस क्या है कि स्टाफ जो है उसमें हमने कर्मचारियों की भर्ती करी, मूल्यांकन किया। मूल्यांकन किस बेसिस पे किया? उनके कौशल और ज्ञान पर। और उसके बाद हमने उन्हें नौकरी दे दी। तो नौकरी है क्या? हम सारी भीड़ में से एक व्यक्ति चुनते हैं जो उस काम को सबसे अच्छा करता है। जो उसे सबसे अच्छा करता है उसे हम चुनेंगे। ठीक है ना, ये क्लियर? हम बेकार व्यक्ति तो नहीं चुनेंगे, जो सबसे अच्छा करेगा उसे ही चुनेंगे। और इस कार्य में जनशक्ति की नियुक्ति, प्रशिक्षण और रख रखाव शामिल है। अगर किसी व्यक्ति को कोई कमी लग रही है, कोई नई चीज आ गई है जब बाजार में, तो हम उसे प्रशिक्षित करेंगे।
आवश्यक ज्ञान और कौशल वाले व्यक्तियों के काम पर लगाया जाएगा, जिनको अच्छा नॉलेज है उस फील्ड में, ताकि हम अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। और अलग अलग स्थिति में अलग अलग योग्य कर्मियों को हम लगाएंगे जो अपने काम में अच्छे हों सबसे। और इसी से हमारी उत्पादकता और हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा, और प्रदर्शन अच्छा होगा तो हमारे जो ग्राहक हैं वो बार बार वापस लौट कर आएंगे। अगला जो हमारा है स्टेप वो है निदेशन और कार्य सौंपना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से तय होता है कि लोग करेंगे क्या। अब आपको नीचे दो पिक्चर्स दिख रही हैं, इनमें से एक निदेशन है और एक डायरेक्शन है। इनमें से बताइए कौन सा निदेशन और कौन सा डायरेक्शन। इसमें तो लिखा ही हुआ है। निदेशन का मतलब क्या हुआ, कार्य सौंपने का क्या मतलब है। कार्य सौंपने का मतलब देखो, ये चाबी दे रहा है उस दूसरे व्यक्ति को। अगर ये चाबी दे रहा है तो चाबी देना क्या बताता है, चाबी देना बताता है कि ये अपना काम भी इसे दे रहा है और काम के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी और अथॉरिटी, मतलब काम में करने की जो ताकत है वो भी उसको दे रहा है। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये अपनी ताकत नहीं दे रहा किसी को, ये क्या कर रहा है, इन सबको बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबको इधर चलना है, और सब लोग उसकी बात को मान रहे हैं। तो यही फर्क है सिर्फ डायरेक्शन और डेलीगेशन में, या निदेशन और कार्य सौंपना में। कार्य सौंपना लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए एक कर्मचारी के साथ काम, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें पर्याप्त अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करना। तो दोनों चीजें उसने दी हैं, अधिकार भी दिया और जिम्मेदारी भी। जब तक उसे अधिकार नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं कर पाएगा, वो आपसे पूछता ही रहेगा। और अगर वो आपसे हर चीज पूछ पूछ के कर रहा है तो इसका मतलब वो निदेशन है, डायरेक्शन है। शीघ्र निर्णय लेने की जिसमें क्षमता होगी और जिसमें योग्यता होगी, काम उसी को ही सौंपना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पा रहा, निर्णय नहीं ले पा रहा, तो वो काम नहीं कर सकता। संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर योग्य व्यक्तियों को कार्यभार का वितरण शामिल है। योग्य व्यक्ति को ही देंगे या अयोग्य को, जिसमें वो काबिलियत होगी उसे हम सौंप देंगे। और कार्य सौंपना कार्य निर्देशन से अलग है। निर्देशन जो है ये बताना होता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, जबकि कार्य सौंपने का मतलब है हमने उसे अधिकार और जिम्मेदारी दोनों दे दी। निदेशन में सिर्फ संस्थान को ही नहीं देखते बल्कि कर्मचारियों का भी हित देखना होता है। अगर कोई कर्मचारी काम इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो कोई नई तकनीक आई है उसे नहीं आती, तो हमें उसकी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। इसके बाद हम आते हैं नियंत्रण या कंट्रोल पर। अब ये इन दोनों टेबल से आपको समझ में आ जाना चाहिए नियंत्रण और कंट्रोल क्या होता है। ये व्यक्ति देख रहे हो, इससे ही पता चल रहा है ये इन दोनों का बॉस है, और इसके हाथ में इन दोनों के सारे तार हैं और यही तय कर रहा है कि ये दोनों क्या करेंगे। ये कंट्रोल या नियंत्रण हो गया। तो अब नियंत्रण प्रक्रिया अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स या अपने लक्ष्य तय करेंगे। उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम अपनी जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमने जो कार्य किए हैं उनको मेजर करते हैं कि वो सही है कि गलत। अगर हमें उसमें कोई डिफरेंस नज़र आता है कंपेयर में करते पर, तो हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे, हम कोई कार्य को बदलेंगे, कुछ ना कुछ उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। ये है इसकी पूरी प्रक्रिया। तो प्रदर्शन की निगरानी और वांछित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने की एक प्रक्रिया है। ये भी प्रक्रिया है किस चीज़ की, निगरानी और वांछित परिणाम को लाने के लिए। ये देखता है कि सही चीज़ें सही तरीके से सही समय पर हो रही हैं कि नहीं। तो सही काम होना चाहिए, तरीका भी सही होना चाहिए और समय भी सही होना चाहिए। और ये सुनिश्चित भी करता है कि निष्पादन योजना के अनुरूप है, मतलब जो कार्य किए जा रहे हैं, जो हमने प्लानिंग करी थी स्टेज 1 पे, जो हमारी योजना थी, क्या उसके अनुसार हो रहा है। और अगर उसके अनुसार नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें कोई बदलाव करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नियंत्रण है, वो है लागत का नियंत्रण। मतलब ये जो है हमारे वित्तीय वित्तीय संचालन जितने भी हैं, जितनी भी पैसे से रिलेटेड एक्ट्स हैं, उसके लिए हमें लागत नियंत्रण करना होता है। इसमें आय और व्यय के सभी मुद्दों को देखते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी आय बढ़ती रहे और व्यय कम हो, हमारे को प्रॉफिट हो, ताकि हम अपना बिजनेस अच्छे से चला सके। अब समन्वयन करना या कोऑर्डिनेट करना, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेशन। इसमें देखो कि जितनी भी हमारी प्रोसेसेस हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्शन हो, कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, तैयारी करना, ये सब जो है ले देकर समन्वयन पे आती है। और समन्वयन क्या है, इन सब के बीच तालमेल बनाना। तो ये क्या है, जितनी भी हमारी प्रोसेसेस थी पीछे हमने जितनी भी करी है, उन सब के बीच में ये तालमेल बनाता है। अगर इसमें कहीं भी तालमेल टूटा, यहाँ पे टूटा, यहाँ पे टूटा, इसका मतलब कि हमारी प्लानिंग नहीं चलेगी। ये देखो, ये हमारा एक स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तो ये अगर चलाना है तो इसके सारे तार एक दूसरे से मिलने चाहिए। मान लो अब ये वाला हमारा जो पहिया है ये खराब हो गया, तो क्या ये मशीन चल पाएगी। इसे ही हम कहते हैं समन्वयन करना। ठीक है। तो समन्वयन प्रबंधन का कार्य है जो ये सुनिश्चित करता है कि विभिन्न विभाग और समूह मेल में काम करते रहें
और यह कार्य जो है संसाधन को सुचारू रूप से चलाता है, विभिन्न गतिविधियों को आपस में जोड़ता है और उनका संबंध बना कर रखता है। अगर मान लीजिए मेरे को लगा कहीं पर कोई गड़बड़ हो रही है कंट्रोल के समय, तो मैं फिर अपनी जो मैंने प्लानिंग करी थी, जो मैंने योजना तैयार करी थी, मैं उस योजना में ही परिवर्तन करूंगी और फिर दोबारा से कार्य होगा। तो ये संगठन को सुचारू रूप से चलाता है और हम अपने उद्देश्य इससे प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमें करना होता है उद्देश्यों के लिए प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग। हम प्रतिवेदन किसे करेंगे? हम प्रतिवेदन जो हमारे संगठन में अलग अलग स्तर के लोग हैं उन सबको देंगे। और प्रतिवेदन होता क्या है? विभिन्न स्तरों की जानकारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। और ये जानकारी क्यों देंगे? ताकि जब जानकारी देंगे तभी तो उसमें परिवर्तन होगा, या वो इवैल्यूएट कर पाएंगे कि हमारा पिछला कैसा था और इस बार कैसा है, क्या हमें किसी बदलाव की जरूरत है या नहीं है। और ये अपनी योजना की प्रभावशीलता को पहचानने में भी सक्षम करता है कि हम जो प्लान करके चले थे वो कितना सही है और कितना गलत। अगर ज़रूरत हो तो हम उसमें सुधार करें, उसमें कोई बदलाव लेकर आएं। और इन विभागों में विभिन्न अधिकारी, हमें सभी को ही बताना है, प्रबंधक, प्रशंसक, चाहे हम रिपोर्ट दें, चाहे हम पत्र दें, चाहे हम रिकॉर्ड दें, या हम एक फ़ोन पे भी बता सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी को खाना दे रही हूँ, मेरे बॉस के लिए मैंने खाना बनाया है जो हमें होटल में देना है, तो हम उन्हें खबर नहीं करेंगे कि हमने कितने लोगों का, 100 लोगों का कहा था, अब तक कितना बन गया है, कितनी देर में हम खाना पहुंचा पाएंगे, क्या हमने अगर 8 बजे का टाइम दिया हम 8 बजे ही पहुंचेंगे या 8:30 पहुंचेंगे। तो ये रिपोर्टिंग हमारी फ़ोन पे भी हो सकती है। तो खबर देने का मतलब है प्रतिवेदन करना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी स्टेप पर, जो है बजट। लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसमें देखो आप, इस तराजू में एक तरफ अर्निंग्स है और एक तरफ एक्सपेंसिव। अर्निंग का क्या मतलब होता है? ये है हमारी आय, जो पैसा हमारे पास आ रहा है, और एक्सपेंसेस का मतलब ये हमारा व्यय, जो हमारे पास से जा रहा है। अब हमें कोशिश क्या करनी है? आय व्यय ज्यादा हो या व्यय? अगर व्यय ज्यादा है तो इसका मतलब हमें नुकसान होगा, और अगर नुकसान होगा तो हमारा प्रॉफिट, दुकान ज्यादा नहीं चलेगी। और अगर आय बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा। अगर फ़ायदा है तो हमारी दुकान ज़्यादा चलेगी और हम अपने बिज़नेस को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हमारे व्यय जो है वो कम होते जाएँ और आय जो है वो बढ़ती जाए। उससे हमारा बिज़नेस प्रॉफ़िट में रहेगा, और इसी को हम कहते हैं बजट। तो बजट बनाना क्या होता है? बजट अपने पैसे को खर्च करने की योजना बनाने की प्रक्रिया है। जब हम योजना बनाने की जो प्रक्रिया है, इसे कहते हैं बजट बनाना। और जो योजना तैयार होती है उसे क्या कहते हैं? बजट। तो बजट जो है, जो तैयार योजना है खर्च की, उसे बजट कहते हैं, और जो उसका प्रक्रिया है उसे बजट बनाना। ये खाद्य सेवा और खाद्य इकाइयों सहित सभी संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है। हर बिजनेस में बजट बनता है, घर में भी बजट बनता है, और ये जो हमारी फूड इंडस्ट्री है इसमें भी बजट बनेगा। और इसमें हम ध्यान रखते हैं जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं, प्लानिंग से लेकर उसको पूरा करके पैसे लेने तक, उन सबको ध्यान में रख के तब बजट बनाया जाता है। और ये वित्त निर्धारण भी करता है और नियोजन भी करता है। दोनों चीजें, निर्धारण भी और नियोजन भी। और उसकी लेखा विधि को तैयार करता है, मतलब उसको लिख के उसका पूरा प्लान तैयार करता है। ठीक है। तो अब हम अगला देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। बजट बनाने का मतलब वित्तीय संसाधनों का नियोजन और लेखा विधि। तो इसमें जो है नियोजन भी है और लेखा विधि भी है। नियोजन क्या है? वो नियोजन देखता है कि हमें खर्चे कितने करने हैं, इसमें टैक्स कितना है, हमारी इंश्योरेंस भी है क्या। लेकिन एक हिस्सा फायदे का या प्रॉफिट का जरूर होना चाहिए, तभी हमारा बिजनेस फायदेमंद रहता है। अब हम ये देखते हैं कि हमें इस बिजनेस में फायदे के लिए कौन कौन से व्यक्तिगत कौशल चाहिए, हमें कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। हमारी खाने के प्रति रुचि भी होनी चाहिए, और हमें नवीनतम जो रुझान है, जो मार्केट है वो किस तरफ जा रहा है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे आजकल फास्ट फूड चलता है। अगर आप किसी शादी में जाओ और कहो कि मैं सिर्फ इंडियन फूड दूंगा, तो वो आपको ऑर्डर नहीं देगा जब तक कि आप उसे कुछ ना कुछ ऐसा ना दो। और खाने की गुणवत्ता, उत्पादन और स्वच्छता ज़रूर मेंटेन करके रखनी चाहिए। स्वच्छता भी आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाद्य लागत को ज़रूर बचा के रखना चाहिए। अगर हमारी लागत, जैसे हमने अभी करा था, लागत में अगर हमें नुकसान होगा तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय पाक कला भी सीखें, ताकि हम इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को, या जो लोग बाहर का खाना भी खाना चाहते हैं, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। हमारे जो मानक हैं वो लगातार, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार उच्च होने चाहिए और स्थापित करके लगातार रखने चाहिए। हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रवृत्ति है, वो मैत्रीपूर्ण और बहिर्गामी होनी चाहिए। और हम अच्छे संप्रेषक और पारस्परिक क्रिया कौशल होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो ग्राहक है वो हमारे पास बार बार आएगा। अगर आप किसी दुकान पे जाओ और वो आपसे कहे बोलो क्या खाना है, जल्दी बता दो नहीं तो मेरी दुकान बंद हो रही है, तो आप कहोगे भैया बंद कर ले, मैं दूसरी दुकान पे खा लूंगा। और वहीं कोई कहे अरे साहब आप आए हो, कोई बात नहीं, मैं दुकान और देर खुलेगी, आप बैठो, तो आप कहोगे हाँ हाँ मैं बैठ जाता हूँ, और आप वापस उसकी दुकान पे जाओगे। तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए जो मनोहर हो, प्रसन्न हो और ऊर्जावान हो। और अगर अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषा या
क्षेत्रीय भाषाएं आती हैं तो एक एडिड फ़ायदा है। और क्यों फ़ायदा है? कि आप उन ग्राहकों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो जिनकी भाषा भारतीय नहीं है, या जो भाषा आप बोलते हो वो नहीं आती। जितनी ज़्यादा आपको भाषाएं आती हैं आप उतने ज़्यादा लोगों से आराम से बात कर सकते हो, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब खाद्य पदार्थ तैयार करने परोसने की सुविधाओं का ज्ञान होना, मान लीजिए आपके पास इतनी बड़ी जगह है तो आपको ये सोचना होगा कि खाना बनाने के लिए कितना स्थान चाहिए होता है, लोगों को बिठाने के लिए मेरे को कितनी जगह चाहिए होगी। अगर आपको इसके बारे में जान पहचान नहीं होगी तो आप इसको नहीं अरेंज कर सकते। सामान रखने के लिए कितनी जगह चाहिए होगी, गैस कहाँ पर होनी चाहिए, सिंक कहाँ पर होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हमें ये आयोजन की सारी योग्यताएं हमें होनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी है लंबे समय तक क्रियाशील रहना, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा चलती है। सुबह 10 बजे से ये शुरू हो जाती है और रात के 11 बजे तक आपको खाना खिलाना पड़ता है, समेटते समेटते 12 बजता है। तो इतने इस लंबे समय के लिए अगर आप काम के लिए तैयार हैं, सारे गुण हैं, तो आप अपनी इस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और आखिरी है हमारा आज का टॉपिक, जीविका के अवसर। इस फील्ड में हमारे पास जीविका के कौन कौन से अवसर हैं, तो देखें हमें क्या क्या कर सकते हैं इसमें। इतनी सारी चीज़ें, और ये अभी भी कम है, इससे भी ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हो। खाद्य सेवा पर्यवेक्षक या अल्पाहार गृह प्रबंधक, तो आप जो है खाद्य सेवा में भी सुपरवाइज़र बन सकते हो, या फिर जहाँ पर कैंटीन है या हम कहीं पर टिफ़िन विफ़िन देते हैं वहाँ पर भी हम बन सकते हैं। भोजन प्रबंधक, भोजन का प्रबंधन करना, याद है पिछले वीडियो में हमने ये सारे स्टेप्स करे थे क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको याद ना हो तो पिछला वीडियो देख लो, आपका रिवाइज हो जाएगा, उसमें हमने केटरिंग से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। उत्पादन प्रबंधक, कि खाना जो पैदा कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, क्या वो अच्छे से हो रहा है। क्रय प्रबंधन, उसे हम जो मार्केट करने जा रहे हैं, जो बेचना है उसे कहाँ पर बेचना है, किस तरह से हम अपने केटरिंग के बिजनेस को बढ़ाएंगे। खाद्य सेवा निदेशक, ये जो है इन सब के ऊपर की पोस्ट है, और इसमें ये जितनी ऊपर पीछे हमने नौकरियां पढ़ी हैं सब इसके ऊपर देखता है। अब 3 सितारा 7 सितारा होटल भोजनालय में शेफ, 3 सितारा 5 सितारा तो रही गया, 5 सितारा 2 सितारा 1 सितारा, या सिंपल ढाबे हैं, जहाँ पर भी है वहाँ पर शेफ। और जितना अच्छा शेफ आप होगे आपको उतना बढ़िया मिलेगा, 3 स्टार 5 स्टार या 7 स्टार, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं विद्यालय उद्योग या अस्पतालों में कैंटीन। कैंटीन का कहीं भी खाना हो, आप कैंटीन में खाना दे सकते हो, हॉस्टल्स में खाना दे सकते हो। आजकल साहसिक और पारिस्थितिक और पर्यटन की बहुत डिमांड है। लोग कैंप में जाते हैं, जंगलों में जाके रहते हैं, साइकिलिंग पे जाते हैं, या फिर पारिस्थितिक जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, कि हम होटल में नहीं रहेंगे, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हमारा खाना जो है वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, हम डिस्पोजेबल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। थीम पार्टीज होती है, मान लो किसी बच्चे का बर्थडे है, आप कार्टून चूज कर लो या छोटा भीम उसका टॉपिक रख दो, तो आप जो केक लेके जाओगे वो भी छोटा भीम का ले जाएं, डेकोरेशन भी वैसी हो। उत्पादन शुभारंभ, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वहाँ पे भी खाना चाहिए होता है। परामर्श दे सकते हैं हम लोगों को, प्रचार माध्यमों में भी जा सकते हैं, मतलब अगर किसी के बारे में कहीं प्रदर्शनी है वहाँ पर भी खाना होगा। दावत सरकारी समारोह, यहाँ भी खाना चाहिए होता है। अपने उद्यमशीलता संबंधी प्रयास, हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना हम अपने उद्यमशीलता को दिखा सकते हैं और अपना एक एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकते हैं। हम लोगों को खाना बिना नौकरी के खुद दे सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं प्रदर्शनों में काम कर सकते हैं। हम इंटरनेट पे लेख लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, और ब्लॉग में आप किताबों में आर्टिकल दे सकते हैं। आजकल रोज किताबों में नई नई रेसिपीज आती हैं। पाक विज्ञान में विशेषज्ञ हो ना, ये तो आप सबको ही समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़रूरी है। इंडियन खाने में भी बाहर के खाने में भी जितने ज़्यादा स्वाद के खाने आपको आते हैं आप उतनी जल्दी आगे बढ़ सकते हो। मनोरंजन के फील्ड में, उद्यानों में, राष्ट्रीय एडवेंचर पार्क, आप झूले में जाओ, मेले में जाओ, आप घर से बाहर कहीं भी जाओ और आपको खाना चाहिए। और घर से बाहर ही क्यों, आप घर के अंदर भी पार्टी करो, आपके घर कोई आए, आपको वहाँ भी खाना चाहिए। तो ये सारे हमारी जो हैं अलग अलग स्किल्स हैं जहाँ पर हमें जीविका के अवसर मिलते हैं, और इन सब जगहों पर हम नौकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और क्या पता आज से कुछ समय के बाद ये जो आपको इस फोटो में बने हुए दिख रहे हैं, मैं आपको कहीं पर खाना बनाते हुए, सर्व करते हुए, पहुंचाते हुए, या अपना एक रेस्टोरेंट खोलते हुए, किसी होटल में मैं आऊँ तो हो सकता है आप ही वहाँ पर हो। तो क्या पता आप कल कल को आपको ये फील्ड अच्छी लगे और आप इसमें जाओ, इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। तो देखते हैं हम कहाँ मिलते हो। आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक